नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए हिंदी का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट में। ये प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल कौन सा है? सामान्य वर्तमान है, पूर्ण वर्तमान है, संदिग्ध वर्तमान है या संभाव्य वर्तमान है? तो जहाँ पर क्रिया पूरी हो चुकी हो वहाँ पर पूर्ण वर्तमान होता है। तो इस वाक्य में लड़के ने पुस्तक पढ़ ली है यानी कि क्रिया पूर्ण रूप से हो चुकी है, तो पूर्ण वर्तमान हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका अन्य उदाहरण देखें तो श्याम ने खाया है, श्याम ने खाया है, ये एक उसका उदाहरण हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो बीजक जो कि कबीर दास जी की रचनाओं का संग्रह है। करेक्ट ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। एक मलिक मोहम्मद जायसी की बहुत फेमस रचना पूछी जाती है जो कि ये पद्मावत। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाती है कि पद्मावत किसकी रचना है। तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। तुलसीदास जी की रचना है जिनमें रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली आदि शामिल हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगला है, अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद जी की एक बहुत फेमस रचना है कामायनी, जो कि अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाती है। और अंधेर नगरी नाटक के रचयिता जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। करेक्ट ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? तो इनमें से कन्नौजी, खड़ी बोली और ब्रजभाषा, ये तीनों बोलियां जो कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ी जो कि पूर्वी हिंदी वर्ग के अंतर्गत आती है। राइट ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव या संचारी भाव? तो रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं जो कि अनुभाव कही जाती हैं। करेक्ट ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। रस के 4 अवयव होते हैं जिनमें पहला विभाव होता है, दूसरा अनुभाव होता है, तीसरा संचारी भाव होता है और चौथा जो कि स्थायी भाव होता है। ये रस के 4 अवयव होते हैं। संचारी भावों की संख्या 33 है और स्थायी भाव की संख्या 9 है, क्योंकि 9 रस होते हैं और हर एक रस का एक स्थायी भाव होता है, जिसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। एक स्थायी भाव जरूर आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगला है, हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है, तू मातृभूमि संतान हमें, तू जननी तू प्राण है, में कौन सा छंद है? उल्लाला, इंद्रवका, रोला या वसंत तिलका? तो इन पंक्तियों में उल्लाला छंद है। राइट ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। और यह एक अर्धसम मात्रिक छंद होता है। कैसा होता है? तो अर्धसम मात्रिक छंद होता है। ठीक है, और इसमें विषम चरणों में यानी कि पहले और तीसरे चरणों में 15-15 मात्राएं होती हैं और सम यानी कि दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ये ध्यान रखेंगे। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्री का पर्यायवाची शब्द है? तो स्त्री शब्द का पर्यायवाची शब्द कलत्र, दारा, योसा, उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो कि स्त्री शब्द के पर्यायवाची हैं। तो राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला, उर्वशी अत्यंत सुंदर है, इसमें कौन सा शब्द प्रविशेषण है? प्रविशेषण वो शब्द होते हैं जो कि विशेषण की विशेषता बताते हैं, वो प्रविशेषण होते हैं। तो यहाँ पर सुंदर विशेषण है, इसकी विशेषता अत्यंत बता रहा है, तो इनमें अत्यंत ही प्रविशेषण हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर सी है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संबंध, सरल, उदाहरण या फिर संक्षेप? तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। 2 या 2 से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों या प्रत्ययों का लोप होने पर उन 2 या 2 से अधिक शब्दों से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है उसे सामासिक शब्द कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। संक्षेप इसका अर्थ होता है। लता मंगेशकर गाती है, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है कि गाती है? सामान्य भविष्यत, अपूर्ण वर्तमान, सामान्य भूत या फिर सामान्य वर्तमान? तो लता मंगेशकर गाती है, इस वाक्य में क्रिया जो कि सामान्य वर्तमान काल का बोध करा रही है। क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाए सामान्य वर्तमान कहलाता है। तो राइट ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? परंपरा, प्राणायाम, प्रयोग या संस्कार? तो परंपरा शब्द इसमें स्त्रीलिंग शब्द है।
राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है इसका। शेष, प्राणायाम, संस्कार और प्रयोग, ये तीनों जो कि पुल्लिंग शब्द हैं। अगला, अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है या फिर प्रेरणार्थक क्रिया है? तो अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में, जो कि पूर्वकालिक क्रिया है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी समय यानी कि तुरंत दूसरी क्रिया में जुड़ जाए या प्रवृत्त हो जाए तो वहां पर पूर्वकालिक क्रिया होगी। तो अब पढ़कर यानी कि पढ़कर क्रिया हो चुकी है, क्या होगा? तो राइट ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। जिन पंक्तियों में नायक नायिका के संयोग या वियोग का वर्णन होता है वहां रस की दृष्टि से कौन सा श्रृंगार होता है? तो वहां श्रृंगार रस होता है। ठीक है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार दो प्रकार के होते हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है इसका। और इसका स्थायी भाव बहुत पूछा जाता है, तो इसका स्थायी भाव जो कि रति होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला, क्षत्रिय शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? छत्री, कत्री, खत्री या फिर छात्र? तो क्षत्रिय शब्द का तद्भव रूप हो जाएगा खत्री। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। शिष्टता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आ है, सी है, शिष्ट है या फिर ता है? तो इसमें ता प्रत्यय प्रयोग किया गया है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। मूर्धन्य ह्रस्व स्वर का उदाहरण इनमें से कौन सा है? री, ए, उ या ई? तो मूर्धन्य ह्रस्व स्वर का उदाहरण जो कि री है इनमें से, ए की बात करें तो ये कंठ तालव्य है। ठीक है, और उ जो कि ओष्ठ है और छोटी ई जो कि तालव्य स्वर है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? तमिल, मलयालम, मराठी, तेलुगु? तो इनमें से मराठी भाषा जो कि द्रविड़ भाषा नहीं है बल्कि ये आर्य भाषा है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तमिल, मलयालम और तेलुगु ये तीनों जो कि द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। तो राइट ऑप्शन सी इसका है। इनमें से किसका उच्चारण स्थान दंत है? तो दांत से किसका उच्चारण स्थान इनमें से होता है? तो ता से होता है। ता वर्ग के जितने भी वर्ण हैं उन सभी का उच्चारण स्थान दांत से किया जाता है। ठीक है, अगर गा की बात करें इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो गा का कंठ है। ठीक है, और पा का क्या है? तो पा का ओष्ठ है क्योंकि ओष्ठ से उच्चारण होता है। और चा का, तो चा का तालु उच्चारण स्थान है। और ता का, तो ता का दंत उच्चारण स्थान है, ये ध्यान रखेंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? जो, वह, कुछ ना कुछ, कुछ भी या सब कुछ? तो इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो कि जो, वह नहीं है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। कुछ ना कुछ, कुछ भी या सब कुछ, ये सभी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जिस सर्वनाम से किसी वस्तु, निश्चित वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला, माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, श्लेष अलंकार या फिर रूपक अलंकार? तो इन पंक्तियों में श्लेष अलंकार हो जाएगा। अगला, सूरदास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के, नंददास के, माधवाचार्य के या विठलनाथ के? तो सूरदास जो कि वल्लभाचार्य के शिष्य थे। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। ठीक है, सूरदास जी की रचनाएं जो कि सूरसागर हैं, ध्यान रखिएगा, सूरसारावली हैं और साहित्य लहरी इनकी फेमस रचना है, साहित्य लहरी। ये रचनाएं आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला, इनमें से कौन सा प्रत्यय लेखक शब्द के अंत में प्रयुक्त हुआ है? तो प्रत्यय जो कि शब्द के बाद में जोड़ता है, तो अक, का, आक, इक या अक, कौन सा प्रत्यय इसमें लेखक के शब्द में अंत में जोड़ा है? तो अक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। अगला, चंद्रोदय में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि या फिर उदय यण संधि? तो अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा चंद्र प्लस उदय। ठीक, चंद्र प्लस उदय। यहाँ पर आ के पश्चात उ शब्द है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर गुण संधि का प्रयोग किया गया है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार सर्वप्रथम किस साहित्यकार को मिला था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, भरत भूषण अग्रवाल, राहुल सांस्तायन, माखनलाल चतुर्वेदी? तो हिंदी साहित्य में
सबसे पहले साहित्य अकेडमी पुरस्कार जो कि 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। किसके लिए दिया गया था? तो इनकी कविता हिम तरंगिणी के लिए दिया गया था। ठीक है, हिम तरंगिणी के लिए दिया गया था इनको, तरंगिणी, ये ध्यान रखेंगे। अगला, इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो इनमें से कामायनी, प्रेमराज और प्रेम पथिक ये तीनों जो कि जयशंकर प्रसाद जी की हैं, लेकिन प्रेम सरोवर जयशंकर प्रसाद जी की रचना नहीं है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है? स्वर संधि है, विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है, या फिर इनमें से कोई संधि नहीं है? तो इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा जगत प्लस नाथ। ठीक है, जगन्नाथ हो जाएगा, अतः इसमें व्यंजन संधि है। तो करेक्ट ऑप्शन सी है। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? काला, तुम, शांत या फिर आगामी? तो इनमें से तुम शब्द जो कि विशेषण नहीं है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। तुम जो कि सर्वनाम शब्द है, ना कि विशेषण है। शेष तीनों शब्द काला, शांत और आगामी ये विशेषण शब्द हैं। ठीक है, अद्वितीय में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास या द्वंद्व समास? तो अद्वितीय समास यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। ठीक है, आपके घर में इतने मेहमान आए हैं, कुछ मेहमान हमारे यहाँ भेज दीजिए। इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। संबंधवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, या फिर निजवाचक सर्वनाम है? तो यहाँ पर इतने और कुछ, इतने और कुछ, इन सर्वनाम का बताना है कि कौन से ये सर्वनाम है। तो ये सभी जो कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम होंगे, क्योंकि यहाँ पर एक निश्चित मात्रा का नहीं बताया गया है कि इतने कितने पता नहीं, या कुछ मेहमान वो भी पता नहीं। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। निज भाषा उन्नत है, सब उन्नत को मूल, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु सदल मिश्र, बालकृष्ण भट्ट? तो यह उक्ति जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। अनूढ़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या हो जाएगा? बालिका, युवती, प्रौढ़ा या फिर कुमारी? तो अनूढ़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से हो जाएगा कुमारी। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका है। इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी फारसी का है? भर, गैर, उप या कु? तो इनमें से अरबी फारसी जो कि गैर उपसर्ग है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। अगला, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अनौपचारिक, अनौपचारिक। तो अनौपचारिक किस तरीके से लिखा जाएगा? सही वर्तनी ऑप्शन नंबर बी में है, अनौपचारिक इस तरीके से लिखा जाएगा। दीप धीरे धीरे बुझने लगा, इस वाक्य में धीरे धीरे किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक है, परिमाणवाचक है, कालवाचक है, या फिर स्थानवाचक है? तो यहाँ पर धीरे धीरे बुझने लगा यानी कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। आगे अनुच्छेद दिया गया है, इसको पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो नहीं झुका करते जो दुनिया से करने को समझौता, ऊंचे से ऊंचे सपनों को देते रहते जो न्योता, दूर देखती जिनकी पैनी आंख भविष्य का तमचीर, जो सीधी रखते अपनी रीढ़। तो ये अनुच्छेद दिया गया है, आपको कविता के रूप में भी अनुच्छेद दे सकता है। ठीक है, यहाँ पर इससे पहला क्वेश्चन है कि तम शब्द का यहाँ पर क्या अभिप्राय है? निशा, यामिनी, अंधकार या फिर रात्रि? तो तम शब्द का यहाँ पर अर्थ हो जाएगा अंधकार। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। अगला, सीधी रीढ़ का यहाँ कौन सा अर्थ है? स्वाभिमानी और स्वावलंबी होना, आत्मनिर्भर होना या अभिमानी होना, या सीधी बात कहना? तो सीधी रीढ़ का यहाँ पर अर्थ है स्वाभिमानी और स्वावलंबी होना। राइट ऑप्शन ए है इसका। कविता की पंक्तियों के अनुसार कविता किसके पक्ष में खड़ी है? जो उजाला फैलाते हैं या जो केवल सपनों में खोए रहते हैं, जो समझौता करके शांति फैलाते हैं, जो स्वाभिमानी, साहसी और निर्भीक होते हैं? तो कविता की पंक्तियों के अनुसार कविता जो स्वाभिमानी, साहसी और निर्भीक होते हैं उनके पक्ष में खड़ी होती है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। तो साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण हिंदी का प्रैक्टिस सेट। वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।